बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 17 से टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम मुख्तलिफ इस्तिलाहात का कंसेप्ट लेंगे, जैसा कि डिफॉर्मेशन क्या होती है, डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होती है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन में क्या फ़र्क है, इलास्टिक मॉडुलस क्या होते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की कितनी टाइप्स हैं, इलास्टिक मॉडुलस की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या होती है। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो चेंज है किसी भी तरह का, चाहे वो शेप में चेंज आए, चाहे वो वॉल्यूम के अंदर चेंज आए, चाहे वो लेंथ के अंदर चेंज आए, उसको डिफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। Any change in length, shape and volume or volume of the body is known as deformation। किसी जिस्म की लंबाई, उसकी शक्ल, उसके वॉल्यूम के अंदर जो तब्दीली है वो क्या कहलाती है? डिफॉर्मेशन कहलाती है। मसलन आपके पास एक रबर बैंड है, यूँ समझ लें जैसे कोई गुब्बारा हो। तो अगर हम गुब्बारे को खींचें तो उसकी लंबाई के अंदर क्या आती है? तब्दीली आती है। तो लंबाई के अंदर ये तब्दीली क्या कहलाएगी? डिफॉर्मेशन कहलाएगी। इसी तरह एक बॉक्स है, एक डब्बा है, आप उसको हाथों में मसल लेते हैं तो उसकी शेप के अंदर चेंज आ गया, तो शेप का ये चेंज क्या कहलाएगा? डिफॉर्मेशन कहलाएगा। इस तरह डब्बा है, आपने उसको मरोड़ कर सुकेड़ दिया है तो उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया है, तो वॉल्यूम का चेंज भी क्या कहलाएगा? डिफॉर्मेशन कहलाएगा। तो किसी भी जिस्म के अंदर किसी तरह का भी जो चेंज हम लेकर आते हैं वो क्या कहलाता है? डिफॉर्मेशन कहलाता है। अब बॉडी में डिफॉर्मेशन खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाती। बॉडी में डिफॉर्मेशन लाने के लिए हमें उस पर अप्लाई करनी पड़ती है फोर्स। तो वो फोर्स जो है डिफॉर्मेशन फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? डिफॉर्मेशन फोर्स। जो फोर्स बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन पैदा करती है वो क्या कहलाती है? डिफॉर्मेशन फोर्स। जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी कि डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं, तो वो यकीनन बॉडी के किसी मखसूस एरिया पर अमल करती है। तो अगर आप डिफॉर्मेशन फोर्स को एरिया के लिहाज से बयान करेंगे तो फिर इसे स्ट्रेस का नाम दिया जाए। डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम मिकदार की फोर्स लगाते हैं दो बॉडीज़ के ऊपर, 5 न्यूटन की फोर्स है, आप एक बॉडी पर लगाते हैं तो फ़र्ज़ करें वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगती है, तो इस केस में स्ट्रेस और होगा। और यही 5 न्यूटन की फोर्स आप एक और बॉडी पर लगाते हैं, लेकिन ये फोर्स उसके 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर अमल करती है, तो अब स्ट्रेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब डिफॉर्मेशन फोर्स को एरिया के लिहाज से बयान करते हैं तो वो क्या कहलाती है? स्ट्रेस कहलाती है। स्ट्रेस को अलामती तौर पर सिग्मा से जाहिर किया जाता है। और ये F/A के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर अचानक हमारा ख्याल में आ रहा है कि हमने ये क्वांटिटी कहीं और भी पढ़ी है। तो जी हाँ, बिल्कुल हमने ये क्वांटिटी पढ़ी है, और ये क्वांटिटी हमने प्रेशर की शक्ल में पढ़ी है। P बराबर F/A होता है। तो प्रेशर और जो स्ट्रेस है, इन दोनों के डायमेंशन एक जैसे हैं, फार्मूले की शक्ल एक जैसी है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है, जो किरदार है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो डिफॉर्मेशन पैदा कर रही है, और प्रेशर के केस में जो फोर्स लगती है ज़रूरी नहीं है कि वो डिफॉर्मेशन पैदा करे। तो लिहाजा अगर एक नॉर्मल फोर्स होगी और वो एरिया पर अमल करेगी तो उससे बनेगा प्रेशर, लेकिन अगर एक स्पेशल फोर्स होगी, डिफॉर्मेशन फोर्स, और वो कुछ मखसूस एरिया पर अमल करेगी तो उससे क्या बनेगा? स्ट्रेस बनेगा। तो इसका यूनिट भी सेम वही है जो कि प्रेशर का है, यानी कि इसका यूनिट है पास्कल, जो किसके बराबर होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम किसी बॉडी में पैदा होने वाली डिफॉर्मेशन
उस बॉडी की इनिशियल शेप के लिहाज से बयान करें तो उसको नाम दिया जाता है स्ट्रेन का। अगर आप किसी बॉडी में पैदा होने वाली डिफॉर्मेशन को उस बॉडी की ओरिजिनल शेप के लिहाज से बयान करते हैं तो फिर ये क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। चलें एक छोटी सी मिसाल की मदद से समझते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक रबर बैंड है जिसकी लंबाई है 5 मीटर। हमने इस पर फोर्स लगाई, इसको पकड़ा, खींचा और इसकी लंबाई में 1 मीटर का इजाफा कर दिया। तो अब इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो कितनी है, वो है 1 मीटर। लेकिन जो स्ट्रेन है यानी कि डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप, तो वो बनेगा 1:5। स्ट्रेन क्या बनेगा, 1:5, या आप इसको लिख सकते हैं 1/5। ठीक हो गया। अब आप ना एक और रबर बैंड लें। फर्ज करते हैं कि उसकी जो लंबाई है वह 5 मीटर नहीं है, वो है 10 मीटर। ठीक हो गया। अब आप जो है ना इसको पकड़ कर खींचें और इसकी लंबाई में 2 मीटर का इजाफा कर दें। तो अब जो इसमें डिफॉर्मेशन पैदा हुई है वो कितनी पैदा हुई है, वो 2 मीटर। पहले केस में 1 मीटर डिफॉर्मेशन पैदा हुई थी, दूसरे केस में 2 मीटर डिफॉर्मेशन पैदा हुई है। तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि दूसरे केस में आपने डिफॉर्मेशन ज़्यादा पैदा की है। लेकिन जब हम इसी डिफॉर्मेशन को बॉडी की इनिशियल लेंथ के हिसाब से देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि दूसरे केस में आपने ज़्यादा जो है ना चेंज बॉडी के अंदर पैदा नहीं किया। तो दूसरे केस में जब आप स्ट्रेन फाइंड करेंगे तो वो बनेगा 2/10, यानी कि जो डिफॉर्मेशन आई है उसको ओरिजिनल जो शेप है या लेंथ है उस पर हमने डिवाइड कर देना है। तो 2/10 इसमें कटिंग करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इसमें स्ट्रेन कम था, सॉरी इसमें डिफॉर्मेशन कम थी, इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा थी। लेकिन जब हमने उसी डिफॉर्मेशन को ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से मेजर किया तो ये दोनों केसेस में क्या आई है, सेम आई है। तो जब आप डिफॉर्मेशन ओरिजिनल शेप के लिहाज से मेजर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक हो गया। तो स्ट्रेन की डिफरेंट टाइप्स हैं। आमतौर पर लेंथ का जो स्ट्रेन है उसकी इक्वेशन राइट की जाती है और उससे बेसिक स्ट्रेन के तौर पर बयान किया जाता है। तो लेंथ में आने वाले स्ट्रेन को एप्सिलॉन से ज़ाहिर करते हैं और ये डेल्टा एल ओवर एल के बराबर है। मतलब लंबाई में जो चेंज आया है उसको अगर आप ओरिजिनल लंबाई पर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। स्ट्रेन क्योंकि दो एक जैसी क्वांटिटीज़ की रेशो है, दो एक जैसी क्वांटिटीज़ की निस्बत है। तो अगर ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ है, इसका यूनिट ऊपर भी मीटर होगा और नीचे भी क्या होगा, मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। जिस क्वांटिटी का यूनिट ना हो उसे क्या कहा जाता है, डायमेंशनलेस। उसे क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जी। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन की कितनी अकसाम है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की 3 टाइप्स हैं। पहली कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक हो गया। और दूसरी टाइप जो है वो बल्क स्ट्रेस, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाती है, वॉल्यूमेट्रिक। और थर्ड जो है ये शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन कहलाती है, शीयर। जी टेंसाइल जो है ये लेंथ के स्ट्रेस को कहते हैं। तो अगर लेंथ ऑफ बॉडी में चेंज आएगा तो स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा और इससे जो स्ट्रेन पैदा होगा वो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा। तो जो स्ट्रेस है उसका फार्मूला तो हर केस में सेम ही रहता है, यानी कि स्ट्रेस हर केस में क्या होगा, सिग्मा से ज़ाहिर किया जाएगा और ये किसके बराबर होगा, F/A से। तो जो स्ट्रेन का फार्मूला है उसमें चेंज आता रहता है। तो टेंसाइल स्ट्रेन होगा तो ये इसका फार्मूला होगा डेल्टा L/L। डेल्टा L लेंथ में चेंज है और L जो है ये ओरिजिनल लेंथ है। इसी तरह जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसका फार्मूला अलग होगा और वो है डेल्टा V/V। यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसकी रेशो आप लेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। और लास्ट पे आपके पास है शीयर स्ट्रेस। तो शीयर स्ट्रेस जो है ना ये
शेप को मेजर करता है, चेंज ऑफ शेप को मेजर करता है। और दरअसल जो चेंज ऑफ शेप होता है ना, वो एंगल की मदद से मेजर किया जाता है। तो जो लेंथ का चेंज है और जो वॉल्यूम का चेंज है, इसको समझना तो आसान है। ये जो शीयर स्ट्रेन है, इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। शीयर स्ट्रेन को समझने के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, डब्बा है, जैसे चाय की पत्ती का डब्बा होता है, या जैसी शेप जो है ना हमारे रूम की होती है, कमरे की होती है। तो इसी तरह का ना एक बॉक्स है। ये हमने पहले 2 स्क्वायर बनाए थे, फिर आपने ना उन स्क्वायर्स के कॉर्नर्स को मिला देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स के ऊपर ना फर्ज करें हमने यहाँ पर हाथ रखा और इसको आगे की तरफ पुश किया, धकेला, तो धकेल कर हम इसको कर देते हैं टेढ़ा। फर्ज करें जब हम इसको टेढ़ा करते हैं तो इसकी ये वाली साइड जो ऐसे सीधी थी, अब वो इस तरह तिरछी हो गई है। ना सिर्फ ये साइड टेढ़ी होगी, ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। और बाकी साइड्स भी जो है ना सारी की सारी वो इसी तरह क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। तो अब इस बॉक्स की शेप के अंदर जो चेंज आएगा, जो टेढ़ापन आएगा, उसकी पैमाइश हम करते हैं शीयर स्ट्रेन से करते हैं। तो यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पहले इस साइड का ये एंगल था, ये सीधी 90 के एंगल पर थी, अब क्या हो गई है, तिरछी। तो इस साइड ने जो एंगल कवर किया है थीटा, दरअसल यही क्या कहलाएगा, शीयर स्ट्रेन कहलाएगा। अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो बॉक्स था उसकी साइडों की लंबाइयाँ ए के बराबर है, ये साइड भी ए के बराबर है, ये वाली साइड जो इसकी लंबाई भी ए के बराबर है। और फ़र्ज़ करें कि इधर जो टेढ़ा पाना है बॉक्स के अंदर, और ये जो कोना है यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया है, तो ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट कोने ने कवर किया है वो डेल्टा ए के बराबर कवर किया है। तो शीयर स्ट्रेन एक्चुअली है तो मेजरमेंट इस एंगल की, लेकिन आप जानते हैं कि अगर एंगल स्मॉल हो तो एंगल थीटा और उसका टेन अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। तो हम ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि जो स्ट्रेन पैदा हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ है, उसका जो एंगल है वो स्मॉल है। अगर थीटा स्मॉल होगा तो हम थीटा को किसके बराबर ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्सीमेट की अलामत है, 2 मद्दें इकट्ठी डाल देते हैं बराबर के बजाय। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा किसके, टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो ये जो आपके पास ट्रायंगल बन रही है, इसके कॉर्नर्स को हम नाम दे देते हैं। ये कॉर्नर ए हो गया, ये वाला कॉर्नर बी कह लें, और इस कॉर्नर को आप क्या कह लें, सी कह लें। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ना आप टेंजेंट ऑफ थीटा की कीमत मालूम करें। ये जहाँ पर एंगल थीटा बनता है तो वो जो साइड होती है वो बेस होती है। जो सबसे लंबी साइड आपको ट्रायंगल के अंदर नज़र आती है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और जो आखिरी साइड बच गई वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। लिहाजा आप लिख सकते हैं कि जो थीटा है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर जो कि बी सी बन रहा है, और बेस जो कि ए बी बन रही है। तो आप देखें तो बी सी की वैल्यू डेल्टा ए है और ए बी की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, ए। तो आपके पास जो शियर स्ट्रेन है थीटा वो बराबर होगा किसके, डेल्टा ए ओवर ए। और जो शियर स्ट्रेन है एक्चुअली इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, गैमा से। शियर स्ट्रेन को किससे ज़ाहिर करते हैं, गैमा से। तो गैमा बराबर हो गया थीटा के, और थीटा बराबर हो गया किसके, डेल्टा ए ओवर ए के। तो इस तरह आप जो है ना शियर स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की। पहली बात तो ये है कि जो इलास्टिक कांस्टेंट है ना, इसके 3 नाम है। एक इलास्टिक कांस्टेंट, दूसरा इलास्टिक मॉडुलस, और तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपने जहन में रखना है कि इलास्टिक कांस्टेंट को इलास्टिक मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम भी दिया जाता है। जब आप किसी मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की निस्बत लें, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपस में तकसीम कर दें, स्ट्रेस की वैल्यू ऊपर रखें और स्ट्रेन की वैल्यू नीचे रखें, तो ये हर केस में हर दफ़ा सेम आएगी, इसमें आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो किसी ख़ास मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की निस्बत क्या कहलाती है, इलास्टिक कांस्टेंट कहलाती है। मसलन हमारे पास लोहे की एक तार है, तो हमने फ़र्ज़ करें इसके ऊपर ना स्ट्रेस लगाया सिग्मा, और वो हमने कितना लगाया जी, 5 पास्कल का।
नतीजतन इसकी लंबाई में क्या होगा, इजाफा होगा, यानी कि स्ट्रेन पैदा होगा। फ़र्ज़ करें 5 पास्कल स्ट्रेस की वजह से इसमें जो स्ट्रेन पैदा हुआ है एप्सिलॉन, हम कहते हैं कि वो 10 की मिकदार में पैदा हुआ है। तो अब आप इनकी रेशो ले लें, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो ये क्या कहलाएगा, इलास्टिक मॉडुलस कहलाएगा। और जिस तरह स्ट्रेस और स्ट्रेन की 3 किस्में हैं ना, तो इलास्टिक मॉडुलस की भी 3 किस्में हैं। तो अगर स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस हो और स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन हो, तो फिर इलास्टिक मॉडुलस को ना यंग्स मॉडुलस का नाम दिया जाता है और उसको ज़ाहिर करते हैं वाई से। तो इस केस में हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस बनेगा, स्ट्रेस आपने ऊपर रखना है वो 5 है और स्ट्रेन आपने नीचे रखना है, उसकी कीमत है 10। तो 5/10 क्या आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने ना इसी लोहे बनी हुई एक और सलाख लेनी है। फ़र्ज़ करें वो इससे मोटाई में डबल है या ट्रिपल है। ठीक हो गया। अब आप जो है ना इसके ऊपर कोई और स्ट्रेस अप्लाई करें, सेम यही भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमने कोई और स्ट्रेस अप्लाई किया है। यूँ समझ लें कि हमने जो है ना वो 20 पास्कल का स्ट्रेस इस दफ़ा अप्लाई किया है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि ऐसे में जो स्ट्रेन पैदा हुआ है वो लेट्स कंसीडर उसकी वैल्यू 40 है। तो अब आप दोबारा जो है ना इनकी रेशो मालूम करें, यानी कि इलास्टिक मॉडुलस जिसका नाम अब यंग्स मॉडुलस है, आप यंग्स मॉडुलस वाई मालूम करें। तो उसके लिए आप स्ट्रेस की कीमत ऊपर रखेंगे जो कि 20 है और स्ट्रेन की कीमत नीचे रखेंगे जो कि 40 है। तो अब आप दोबारा इनको जब डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास जवाब क्या आ जाता है, 1/2। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप मटेरियल चेंज नहीं करते, ये भी लोहे की सलाख थी, ये भी लोहे की सलाख थी, तो फिर इस मटेरियल के लिए चाहे आप जैसा मर्जी स्ट्रेस लगा लें, चाहे जैसा मर्जी स्ट्रेन पैदा हो जाए, जब आप उनको आपस में तकसीम करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन को, तो आपके पास सेम जवाब आएगा। तो इस तकसीम को, इस रेशो को क्या कहा जाता है, इलास्टिक मॉडुलस कहा जाता है। इलास्टिक मॉडुलस क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन की निस्बत है। अच्छा, इसका जनरल जो सिंबल है वो ई है और ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर है। तो स्ट्रेस को सिग्मा से जाहिर किया जाता है, ऊपर सिग्मा आएगा, और स्ट्रेन अगर हम टेंसाइल वाला लें तो नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल, और स्ट्रेन का कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो इसलिए जो इलास्टिक मॉडुलस है उसका यूनिट भी सेम वही है जो कि स्ट्रेस का यूनिट है। जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन की 3 किस्में हैं, तो इसी तरह इलास्टिक मॉडुलस की भी 3 किस्में हैं। इलास्टिक मॉडुलस की पहली किस्म को जो है ना वो कहते हैं यंग्स मॉडुलस। तो ये असल में टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की निस्बत है। इसको वाई से जाहिर किया जाता है। ऊपर आप लिखें स्ट्रेस, तो उसका फार्मूला हर केस में सेम होगा, F/A, और टेंसाइल जो स्ट्रेन है वो डेल्टा L/L के बराबर होता है। तो ये आपके पास आ गया यंग्स मॉडुलस। दूसरा जो है वो बल्क मॉडुलस कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस। तो ये असल में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की निस्बत है। इसको जो है ना जी से जाहिर किया जाता है। तो जी बराबर स्ट्रेस का वही फार्मूला आएगा, F/A, और अब नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा V/V। थर्ड जो है वो आपके पास है शियर मॉडुलस। तो जैसा कि नाम से जाहिर है ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की निस्बत होगी। तो इसकी जो आपके पास अलामत है वो है K, और ये बराबर होगा किसके, F/A ओवर गैमा। सॉरी मैंने आपको अलामतें उल्टी बता दी हैं, ये जी नहीं है, बल्क मॉडुलस की अलामत K है और शियर मॉडुलस की अलामत जी है। तो ये दोनों अलामतें बड़ी अजीब सी हैं, जैसे मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। तो आप लोगों ने भी थोड़ा ख्याल करना है कि बल्क मॉडुलस को K से ज़ाहिर किया जाता है और शियर मॉडुलस को जी से ज़ाहिर किया जाता है। उम्मीद है आपको बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।